साथी नमस्कार। बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। इस वीडियो के अंदर अभी हम भारतीय संविधान के सभी अनुच्छेद जो 1 से लेकर 395 तक दिए गए हैं वो इस वीडियो में देखने वाले हैं, जो आपके आने वाले किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं अनुच्छेद की। तो देखिए, मूल संविधान जिस टाइम पर बनकर तैयार हुआ था तो उसमें अनुच्छेदों की संख्या 395, 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थी। लेकिन अभी वर्तमान समय की बात करें तो देखिए, गणना की दृष्टि से 395 ही अनुच्छेद है, लेकिन इसमें खंड वाइज करके जोड़ा गया है। जैसे 243 के क ख इस तरह से करके इसमें जोड़ा गया है। तो अनुच्छेदों की संख्या देखा जाए खंड वाइज तो सबको मिलाकर तो 450 से भी ज़्यादा अनुच्छेद होंगे, लेकिन गणना की दृष्टि से 395 ही अनुच्छेद है। तो आपको याद रखना है। और 22 भाग अभी भी है। और अनुसूची की जो संख्या है वो बढ़ा दी गई है। पहले 8 अनुसूचियाँ थी, लेकिन अभी वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं, तो याद रखना है। इसके अलावा भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ था और 26 जनवरी 1950 को प्रभावी हुआ। ठीक है, पारित कब हुआ? 26 नवंबर 1949 को, 26 जनवरी 1950 को जो है ये प्रभावी हुआ। अंबेडकर जी को संविधान का फाइनल ड्राफ्ट तैयार करने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन समय लगा था। संविधान को बनाने में यदि पूछा जाए कितना समय लगा था, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। ठीक है, संविधान को किसने लिखा ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ठीक है, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने संविधान को लिखा था। ठीक है, तो याद रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। 1 से लेकर जो 395 अनुच्छेद है वो यहाँ पर दिया गया है निम्नलिखित। तो शुरू करते हैं। देखिए, पहला जो अनुच्छेद दिया गया है 1 में क्या बोला गया है? संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। ठीक है, अनुच्छेद 1 में बोला गया है कि संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। जैसे कि भारत क्या है? राज्यों का संघ है। किस में बोला गया? अनुच्छेद 1 में बोला गया है। अनुच्छेद 2 की बात करें तो नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। जैसे कि कोई नया राज्य हमारे भारत में समावेश किया जाता है तो ये अनुच्छेद 2 के अंतर्गत जो है किया जाएगा। 3 की बात करें तो इसमें राज्य का निर्माण तथा सीमाओं या नामों में परिवर्तन। 3 के अंतर्गत राज्य का निर्माण तथा सीमाओं तथा नामों में जो है घटा बढ़ाकर मतलब नाम परिवर्तन इसी के अंतर्गत किया जा सकता है 3 के अंतर्गत। ठीक है, अनुच्छेद 4 की बात करें तो पहली अनुसूची व चौथी अनुसूची के संशोधन तथा 2 और 3 के अधीन बनाई गई विधियाँ इसमें दी गई है। अनुच्छेद 5 की बात करें तो संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। ठीक है, संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता 5 में दिया गया है। अनुच्छेद 6 की बात करें भारत आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता। भारत आने वाले जो व्यक्ति हैं उनको नागरिकता 6 के अंतर्गत दिया जाएगा। 7 की बात करें पाकिस्तान जाने वालों को नागरिकता। ये देखिए, ये जो अनुच्छेद बनाए गए हैं जिस टाइम पर भारत का विभाजन हुआ था तो उस सिचुएशन को देखते हुए इस संविधान में ये प्रावधान दिया गया है, तो याद रखना है आपको। अनुच्छेद 8 की बात करें तो देखिए, अनुच्छेद 8 में भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों की नागरिकता। भारत के बाहर रहने वाले जो व्यक्ति हैं उनके लिए नागरिकता इसमें दी गई है। 9 की बात करें विदेशी राज्य की नागरिकता लेने पर नागरिकता का न होना। यदि कोई विदेशी राज्य की नागरिकता लेने पर नागरिकता का न होना, ये दिया गया है। 10 की बात करें अनुच्छेद 10, देखिए नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। इसमें दिया गया है अनुच्छेद 10 में कि नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। 11 की बात करें संसद द्वारा नागरिकता के लिए कानून का विनियमन। ठीक है, 12 में दिया गया है राज्य की परिभाषा। राज्य की परिभाषा किस में दिया गया है? अनुच्छेद 12 में दिया गया है। दोस्तों, वीडियो यदि आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। देखिए, आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 13 की बात करें तो इसमें मूल अधिकारों को असंगत या अल्पीकरण करने वाली विधियाँ। 14 में दिया गया है विधि के समक्ष समानता। 15 में दिया गया है धर्म जाति लिंग पर भेद का प्रतिषेध। ठीक है, धर्म जाति लिंग पर जो है भेद नहीं करना है, इसका प्रतिषेध इसमें किया गया है। अनुच्छेद 16 की बात करें तो देखिए, इसमें दिया गया है लोक नियोजन में अवसर की समानता। 17 में दिया गया अस्पृश्यता का अंत।
यानी छुआछूत का उन्मूलन, छुआछूत का प्रावधान इसमें दिया गया है, छुआछूत का अंत दिया गया है 17 में। 18 में उपाधियों का अंत, 19 में वाक्य स्वतंत्रता, 20 में अपराधों के दोष सिद्ध करने के संबंध में संरक्षण 20 में दिया गया है। 21 की बात करें तो इसमें प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता इसमें दिया गया है। 21 क की बात करें तो इसमें 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों के शिक्षा का अधिकार, ठीक है, 21 क में दिया गया है 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 22 की बात करें तो इसमें कुछ दशाओं में गिरफ्तारी के संरक्षण, गिरफ्तारी से संरक्षण, ठीक है, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण दिया गया है। 23 में मानव के दुर्व्यापार और बाल आश्रम, मानव के दुर्व्यापार और बाल आश्रम 23 में। 24 में कारखानों में बालक का नियोजन का प्रतिशत, ठीक है, कारखानों में बालक का नियोजन का प्रतिशत दिया गया है। 25 में धर्म का आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता, 26 में दिया गया है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। 29 में दिया गया है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, ठीक है, 29 में क्या दिया गया, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण दिया गया है। 30 में दिया गया है शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। 32 में दिया गया अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए उपचार दिया गया है। 32 में अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए उपचार दिया गया है। 36 में दिया गया है परिभाषा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अनुच्छेद 40 की बात करें, ये इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है, ग्राम पंचायतों का संगठन, ठीक है। 48 में दिया गया है कृषि और पशुपालन संगठन, कृषि और पशुपालन संगठन 48 में। 48 क की बात करें पर्यावरण वन तथा वन्य जीवों की रक्षा, पर्यावरण वन तथा वन्य जीवों की रक्षा जो है 48 में दिया गया। 49 की बात करें राष्ट्रीय स्मारक स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण 49 में दिया गया। 50 की बात करें तो देखिए 50 में क्या दिया गया है, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, ये 50 में दिया गया। 51 की बात करें अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा 51 क की बात करें मूल कर्तव्य दिया गया है। 52 की बात करें भारत का राष्ट्रपति के पद के बारे में बताया गया है। 53 की बात करें तो संघ की कार्यपालिका शक्ति, ये 53 में दिया गया है। 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन के बारे में बताया गया है। 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति के बारे में बताया गया है, ठीक है। 56 की बात करें तो राष्ट्रपति की पदावधि 56 में दिया गया है। 57 की बात करें तो पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता, ठीक है, पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। 58 की बात करें तो देखिए राष्ट्रपति निर्वाचन के लिए अर्हताएं, ये 58 में दिया गया। 59 की बात करें राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें, क्या क्या शर्तें हैं तो ये 59 में दिया गया है। 60 की बात करें राष्ट्रपति की शपथ जो लेते हैं राष्ट्रपति, वो 60 के अंतर्गत में दिया गया है। 61 की बात करें तो राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया, जैसे राष्ट्रपति को हटाया जाता है महाभियोग के द्वारा, तो उसका प्रक्रिया जो है 61 में दिया गया है। 62 की बात करें तो राष्ट्रपति पद पर व्यक्ति को भरने के लिए निर्वाचन का समय और रीतियाँ, ठीक है, ये 62 में दिया गया है। 63 की बात करें भारत का उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान दिया गया है, ठीक है, अनुच्छेद 63 में। 64 की बात करें तो देखिए 64 में दिया गया है उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना, ठीक है। 65 की बात करें तो देखिए इसमें दिया गया है राष्ट्रपति के पद की रिक्त पर उपराष्ट्रपति के कार्य, ठीक है। 65 में क्या दिया गया है, राष्ट्रपति के पद की रिक्त पर उपराष्ट्रपति के कार्य, ठीक है। 66 में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। 67 की बात करें तो अनुच्छेद 67 में दिया गया है उपराष्ट्रपति की पदावधि। 68 में दिया गया उपराष्ट्रपति के पद की रिक्त पद भरने के लिए निर्वाचन, यदि उपराष्ट्रपति का पद रिक्त है तो उसको भरने के लिए जो है निर्वाचन का प्रावधान 68 में किया है। 69 में उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ दिया गया है। 70 की बात करें अनुच्छेद 70
अन्य आकस्मिकता में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन। ठीक है, ये 70 में दिया गया है। 71 की बात करें तो इसमें राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित विषय। ठीक है, 72 में क्षमादान की शक्ति दी गई है। आगे बढ़ते हैं, 73 की बात करें संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार दिया गया है। 74 में राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद 74 में। 75 में मंत्रियों के बारे में उपबंध, अनुच्छेद जो 75 है मंत्रियों के बारे में उपबंध दिया गया है। 76 की बात करें भारत का महान्यायवादी के बारे में बताया गया है। 77 की बात करें भारत सरकार के कार्य का संचालन 77 में। 78 की बात करें राष्ट्रपति को जानकारी देने के प्रधानमंत्री के कर्तव्य, राष्ट्रपति को जानकारी देने के प्रधानमंत्री के कर्तव्य 78। 79 जो अनुच्छेद है इसमें दिया गया है संसद का गठन। आगे बढ़ते हैं, अनुच्छेद 80 की बात करते हैं राज्यसभा की संरचना इसमें दी गई है। 81 की बात करें लोकसभा की संरचना दी गई है। ठीक है, 83 की बात करें संसद के दोनों की अवधि, संसद के सदनों की अवधि, मतलब जो सदन होते हैं उसके लिए कार्यकाल दिया गया है इसके अंदर। 84 की बात करें संसद के सदस्यों के लिए अहर्ता। 85 की बात करें संसद का सत्र, सत्रावसान और विघटन 85 में दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, अनुच्छेद 87 की बात करें, याद करते चलिए सारे इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद जो 87 है राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण इसमें दिया गया है। अनुच्छेद 88 की बात करें सदनों के बारे में मंत्री और महान्यायवादी अधिकार 88 में दिया गया है। 89 की बात करें राज्यसभा का सभापति और उपसभापति, राज्यसभा का सभापति और उपसभापति 89 में। 90 की बात करें उपसभापति का पद रिक्त होना या पद हटाया जाना। ठीक है, 90 में दिया गया उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होना या हटाया जाना, पद हटाया जाना 90 में। 91 की बात करें तो देखिए अनुच्छेद 91 में क्या दिया गया है, ध्यान दीजिएगा, सभापति के कर्तव्यों का पालन और शक्ति। 92 में क्या दिया गया है, सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब उसका पीठासीन ना होना, तो ये 92 में दिया गया है। 93 में लोकसभा के बारे में दिया गया है। 93 को की बात करें तो ये लोकसभा 93 में लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में बताया गया है। 94 की बात करें अनुच्छेद 94 में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना। 95 की बात करें अध्यक्ष में कर्तव्य एवं शक्तियाँ। ठीक है, 96 की बात करें अनुच्छेद तो अध्यक्ष उपाध्यक्ष को पद से हटाने का संकल्प हो तब उसका पीठासीन ना होना। ठीक है, तो 96 में दिया गया है। 97 की बात करें अनुच्छेद तो सभापति उपसभापति तथा अध्यक्ष उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते। ठीक है, सभापति उपसभापति तथा अध्यक्ष उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते अनुच्छेद 97 में दिया गया। 98 की बात करें तो संसद का सचिवालय। 99 में सदस्य द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा। 100 की बात करें अनुच्छेद 100 में क्या दिया गया है, तो देखिए इसमें दिया गया है संसाधनों में मतदान रिक्तियां के होते हुए भी सदनों के कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति जो है ये अनुच्छेद 100 में। अनुच्छेद 108 की बात करें कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। 109 की बात करें धन विद्या के संबंध में विशेष प्रक्रिया। 110 की बात करें ये पूछा जाता है हमेशा, धन विद्या की परिभाषा दी गई है। ठीक है, ये अनुच्छेद 111 की बात करें विधेयकों पर अनुमति, याद रखनी है आपको विधेयकों पर अनुमति। और अनुच्छेद 12 में वार्षिक वित्तीय विवरण जिसको बजट बोला जाता है अंग्रेजी में, इसको बजट नहीं बल्कि इसमें वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से जाना जाता है संविधान में इसको। अनुच्छेद 118 की बात करें प्रक्रिया के नियम, प्रक्रिया के नियम। अनुच्छेद 119 की बात करें दोस्तों वीडियो लाइक ज़रूर करें, दोस्तों काफ़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। चैनल पर नया है सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस रखिएगा। देखिए अनुच्छेद 119 में क्या दिया गया है, संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन। ठीक है, अनुच्छेद 120 की बात करें तो इसमें
संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा, संसद में प्रयोग की जाने वाली जो भाषा है वो अनुच्छेद 120 में दिया गया है। अनुच्छेद 121 की बात करें, संसद में चर्चा का निर्बंधन, ठीक है, संसद में चर्चा का निर्बंधन दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अनुच्छेद 122 दिया गया है, न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच न किया जाना, ठीक है, अनुच्छेद 122 में दिया गया। अनुच्छेद 123 की बात करें तो संसद विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 123 में क्या दिया गया है, संसद विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 124 की बात करें तो इसमें दिया गया है उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन। अनुच्छेद 125 में न्यायाधीशों का वेतन। अनुच्छेद 126 में कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति। अनुच्छेद 127 में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति, तदर्थ न्यायमूर्तियों की नियुक्ति, ठीक है। अनुच्छेद 128 में दिया गया है सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति। अनुच्छेद 129 में उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना, उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। अनुच्छेद 129 में। अनुच्छेद 130 में उच्चतम न्यायालय का स्थान। अनुच्छेद 131 में क्या दिया गया है, उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता, उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता अनुच्छेद 31 में दिया गया है। अनुच्छेद 132 की बात करें, उच्च न्यायालयों से अपीलों में उच्चतम न्यायालय की अपीली अधिकारिता, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, उच्च न्यायालयों से अपीलों में उच्चतम न्यायालय की अपीली अधिकारिता। अनुच्छेद 133 उच्च न्यायालयों से सिविल विषयों से संबंधित अपीलों में उच्चतम न्यायालय की अपीली अधिकारिता। 134 की बात करें अनुच्छेद तो देखिए इसमें दिया गया है दांडिक विषयों में उच्चतम न्यायालय की अपीली अधिकारिता। 134 क में उच्चतम न्यायालय में अपील के लिए प्रमाण पत्र, उच्चतम न्यायालय में अपील के लिए प्रमाण पत्र 134 क में दिया गया है। 35 की बात करें तो देखिए इसमें विद्यमान विधि के अधीन फेडरल न्यायालय की अधिकारिता और शक्तियों का उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रयोक्तव्य होना, ठीक है। 136 की बात करें अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाज़त, अपील के लिए उच्चतम न्यायालय का विशेष इजाज़त का प्रावधान 136 में दिया गया है। 137 की बात करें निर्णय और आदेशों का पुनर्विलोकन। 138 में उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता की वृद्धि। अनुच्छेद 139 में रीट निकालने की शक्तियों का उच्चतम न्यायालय को प्रदत्त किया जाना, ठीक है। अनुच्छेद 139 की कुछ मामलों का अंतरण, ठीक है। 140 की बात करें देखिए इसमें क्या दिया गया है उच्चतम न्यायालय की अनुषंगिक शक्तियाँ। अनुच्छेद 140 में उच्चतम न्यायालय की अनुषंगिक शक्तियाँ दी गई है। अनुच्छेद 141 में क्या दिया गया है उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि का सभी न्यायालयों पर आबद्धकर होना, ठीक है, ये अनुच्छेद 141 में दिया गया है। अनुच्छेद 142 में देखिए क्या दिया गया है उच्चतम न्यायालय को डिक्रियों और आदेशों का प्रवर्तन और प्रगतिकरण आदि के बारे में आदेश। देखिए 142 में क्या दिया गया है उच्चतम न्यायालय की डिक्रियों और आदेशों का प्रवर्तन और प्रगति आदि के बारे में आदेश। 143 में देखिए क्या दिया गया है उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति, उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 143। 44 की बात करें सिविल और न्यायिक पदाधिकारियों द्वारा उच्चतम न्यायालय की सहायता में कार्य किया जाना, ठीक है, सिविल एवं न्यायिक पदाधिकारियों द्वारा उच्चतम न्यायालय की सहायता में कार्य किया जाना अनुच्छेद 144 में दिया गया है। 45 की बात करें न्यायालय के नियम आदि, न्यायालय के नियम आदि 145 में। 146 की बात करें उच्चतम न्यायालय के अधिकारी और सेवक तथा व्यय दिया गया 147 में निर्वाचन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 48 की बात करें तो इसमें दिया गया है भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में दिया गया है। अनुच्छेद 149 में नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियाँ। अनुच्छेद 150 में संघ के राज्यों
के लेखन का प्रारूप, संघ के राज्यों के लेखन का प्रारूप दिया गया है। अनुच्छेद 151 की बात करें तो देखिए इसमें दिया गया है संप्रेक्षा प्रतिवेदन। अनुच्छेद 152 की बात करें तो इसमें परिभाषा दी गई है। अनुच्छेद 153 में राज्यों के राज्यपाल के बारे में बताया गया है, राज्यों के राज्यपाल का प्रावधान दिया गया है। ठीक है। अनुच्छेद 154 में राज्य की कार्यपालिका शक्ति। अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 156 में राज्यपाल की पदावधि। अनुच्छेद 157 में राज्यपाल नियुक्त होने के लिए हार्ताएँ। अनुच्छेद 158 राज्यपाल के पद के लिए शर्तें। अनुच्छेद 159 राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा। अनुच्छेद 163 में राज्यपाल को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद राज्यपाल को सलाह देने के लिए अनुच्छेद 163 में दिया गया है। अनुच्छेद 164 की बात करें तो मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध। ठीक है। अनुच्छेद 165 देखते हैं, राज्य का महाधिवक्ता। याद रखना इसमें राज्य का महाधिवक्ता के बारे में। अनुच्छेद 166 के अंतर्गत राज्य सरकार का संचालन। अनुच्छेद 167 राज्यपाल को जानकारी देने के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य। राज्यपाल को जानकारी देने के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 168 की बात करें तो राज्य के विधानमंडल का गठन। अनुच्छेद 170 विधानसभाओं की संरचना के बारे में बताया गया। अनुच्छेद 171 विधान परिषद की संरचना। अनुच्छेद 172 राज्यों के विधानमंडल की अवधि के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 176 की बात करें राज्यपाल का विशेष अभिभाषण के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 170 की बात करें 177 तो सदनों के बारे में मंत्रियों और महाधिवक्ता के अधिकार का प्रावधान दिया गया। अनुच्छेद 178 में क्या दिया गया है, विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अनुच्छेद 179 देखते हैं, देखिए इसमें दिया गया है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना या पद से हटाया जाना। अनुच्छेद 180 देखते हैं, अध्यक्ष के पदों की कार्य शक्ति। अध्यक्ष के पदों के कार्य व शक्ति दिया गया है। अनुच्छेद 180 में देखिए क्या दिया गया है, अध्यक्ष उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प पारित होने पर उसका पीठासीन ना होना। अनुच्छेद 182 देखते हैं, विधान परिषद का सभापति और उपसभापति का प्रावधान। अनुच्छेद 183 सभापति और उपसभापति का पद रिक्त होना, पद त्याग या पद से हटाया जाना। ठीक है। अनुच्छेद 184 सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन व शक्ति। अनुच्छेद 85 में क्या दिया गया है, देखिए इसमें दिया गया है सभापति उपसभापति को पद से हटाए जाने का संकल्प विचाराधीन होने पर उसका पीठासीन ना होना। ठीक है। अनुच्छेद 186 देखते हैं, देखिए इसमें दिया गया है अध्यक्ष उपाध्यक्ष सभापति और उपसभापति के वेतन और भत्ते। अनुच्छेद 187 राज्य के विधानमंडल का सविचाल। राज्य के विधानमंडल के सविचाल। आगे देखते हैं, देखिए अनुच्छेद 188 में दिया गया है सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा, इसमें दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला दिया गया है अनुच्छेद 189। देखिए इसमें दिया गया है सदनों में मतदान रिक्तियाँ होते हुए भी साधनों का कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति। 89 में क्या दिया गया, 189 में सदनों में मतदान रिक्तियाँ होते हुए भी साधनों का कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति। अनुच्छेद 199 में दिया गया है धन विदेश की परिभाषा। धन विदेश की परिभाषा। अनुच्छेद 200 की बात करें तो देखिए इसमें विधायकों पर अनुमति। अनुच्छेद 202 में वार्षिक वित्तीय विवरण। ठीक है। आगे दिया गया है अनुच्छेद 213 विधानमंडल में अध्यादेश सत्यापित करने के राज्यपाल की शक्ति। अनुच्छेद 213 में क्या दिया गया है, विधानमंडल में अध्यादेश सत्यापित करने के राज्यपाल की शक्ति। अनुच्छेद 214 में दिया गया है राज्यों के लिए उच्च न्यायालय। 215 में उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना। उच्च न्यायालयों का
अभिलेख है, न्यायालय होना। अनुच्छेद 216 की बात करें तो देखिए इसमें उच्च न्यायालय का गठन दिया गया है। 217 में उच्च न्यायालय न्यायाधीश की नियुक्ति पद्धति शर्तें दी गई है। अनुच्छेद 221 में न्यायाधीशों का वेतन, जो वेतन होता है वो न्यायाधीश का इसी अनुच्छेद के अंतर्गत दिया जाता है। अनुच्छेद 222 की बात करें तो एक न्यायाधीश से दूसरे न्यायाधीश में न्यायाधीशों का अंतरण, एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में, एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में न्यायाधीशों का अंतरण। अनुच्छेद 223 की बात करें तो इसमें दी गई है कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति के नियुक्ति, कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति जो अनुच्छेद 223 में। 24 में अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति। अनुच्छेद 226 में कुछ रिट निकालने के लिए उच्च न्यायालय की शक्ति। अनुच्छेद 231 की बात करें तो इसमें दी गई है, देखिए इसमें दी गई है 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना। अनुच्छेद 233 की बात करें, 233 यहाँ पर नहीं दिया गया, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर 241 दी गई है। 241 में संघ राज्य क्षेत्र के लिए उच्च न्यायालय। 243 की बात करें पंचायत, नगर पालिकाएँ एवं सहकारी समितियाँ। अनुच्छेद 243 में। 44 की बात करें अनुसूचित क्षेत्रों व जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन। अनुच्छेद 248 की बात करें तो अवशिष्ट विधायी शक्तियाँ, अवशिष्ट विधायी शक्तियाँ अनुच्छेद 248 में दी गई है। अनुच्छेद 252 में 2 या अधिक राज्य के लिए सहमति से विधि बनाने की संसद की शक्ति। अनुच्छेद 254 देखते हैं क्या दिया गया है। देखिए इसमें दिया गया है संसद द्वारा बनाई गई विधियों और राज्यों के विधानमंडल द्वारा बनाए गए विधियों में असंगति। ठीक है, ये अनुच्छेद 254 याद रखना है। अनुच्छेद 256 देखते हैं। देखिए इसमें दिया गया है राज्यों की और संघ की बाध्यता, राज्यों की और संघ की बाध्यता। अनुच्छेद 256 में। 257 अनुच्छेद जो दिया गया है कुछ दशाओं में राज्यों पर संघ का नियंत्रण, कुछ दशाओं में राज्यों पर संघ का नियंत्रण इसके अंदर दिया गया है। अनुच्छेद 262 की बात करें अंतर्राज्यिक नदियों या नदी दोनों के जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णय। ठीक है। अनुच्छेद 263 में दिया गया अंतर्राज्यीय विकास परिषद का गठन दिया गया है। अनुच्छेद 266 संचित निधि। अनुच्छेद 267 आकस्मिक निधि। अनुच्छेद 269 संघ द्वारा उद्ग्रहित और संग्रहित किंतु राज्यों को सौंपा जाने वाले कर। 269 में क्या दिया गया है संघ द्वारा उद्ग्रहित और संग्रहित किंतु राज्यों को सौंपे जाने वाले कर। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 270 संघ द्वारा इकट्ठे किए गए कर, संघ और राज्यों के बीच वितरण किए जाने वाले कर। ठीक है। अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 281 में वित्त आयोग के सिफारिशों का प्रावधान है। अनुच्छेद 292 में भारत सरकार द्वारा उधार लेने की प्रक्रिया है। अनुच्छेद 293 में राज्य सरकार द्वारा उधार लेने की प्रक्रिया। अनुच्छेद 300 क की बात करें तो संपत्ति का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 301 में व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता 301 में दी गई है। 309 राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती और सेवा शर्तें, राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती और सेवा शर्तें। अनुच्छेद 309 में। 310 में देखिए क्या दिया गया है संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की पदावधि। 313 में संक्रमणकालीन उपबंध है। अनुच्छेद 315 में संघ राज्य के लिए लोक सेवा आयोग, संघ राज्य के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान है। अनुच्छेद 316 में क्या दिया गया है सदस्यों की नियुक्ति एवं पदावधि। अनुच्छेद 317 में लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को हटाया जाना या निलंबित किया जाना। ठीक है, लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को हटाया जाना या निलंबित किया जाना अनुच्छेद 317 में दिया गया है। अनुच्छेद 320 की बात करें तो इसमें लोक सेवा आयोग के कृत्य के बारे में दिया गया। अनुच्छेद 323 क में प्रशासनिक अधिकरण के बारे में दिया गया। अनुच्छेद 323 ख में अन्य विषयों के लिए अधिकरण।
अनुच्छेद 324 में दिया गया है निर्वाचन के अधिरक्षण निर्देश और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना। 324 निर्वाचन आयोग से संबंधित है। इसमें क्या दिया गया है? निर्वाचन के अधिरक्षण निर्देश और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना। आगे दिया गया है अनुच्छेद 329 निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्णन। आगे दिया गया है अनुच्छेद 330 में लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए स्थानों का आरक्षण दिया गया है। अनुच्छेद 331 में लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व। अनुच्छेद 332 में दिया गया है राज्य के विधानसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण। ठीक है, राज्य के विधानसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण। अनुच्छेद 333 में दिया गया है राज्य के विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व। अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 344 राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति। अनुच्छेद 350 क में दिया गया है प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं। ठीक है, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं अनुच्छेद 350 क में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश। अनुच्छेद 352 में आपात की उद्घोषणा का प्रभाव। अनुच्छेद 356 में राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दिशा में उपबंध। ठीक है, उसके बाद दिया गया अनुच्छेद 360 इसमें वित्तीय आपातकाल के बारे में बताया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 368 संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसकी प्रक्रिया। ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? तो याद रखना है अनुच्छेद 368। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 377 भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षा के बारे में उपबंध। अनुच्छेद 378 लोक सेवा आयोग के बारे में उपबंध। आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे क्या दिया गया है। अनुच्छेद 378 देखिए इसमें दिया गया है लोक सेवा आयोग के बारे में उपबंध। अनुच्छेद 378 क की बात करें तो इसमें आंध्र प्रदेश विधानसभा की अवधि के बारे में विशेष उपबंध दिया गया है। अनुच्छेद 392 की बात करें तो कठिनाइयों को दूर करने की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 392 में कठिनाइयों को दूर करने की राष्ट्रपति की शक्ति। और अनुच्छेद 394 क की बात करें तो देखिए इसमें हिंदी भाषा में प्राधिकृत पाठ। हिंदी भाषा में प्राधिकृत पाठ दिया गया। और अनुच्छेद 395 की बात करें तो इसको निरस्त कर दिया गया है। इसको हटा दिया गया है। तो आपको याद रखना है। तो ये 1 से लेकर अनुच्छेद 395 तक हम लोगों ने देखा। जितने भी इम्पोर्टेंट थे उसके अंदर सारे इम्पोर्टेंट है। तो आप वीडियो को ध्यान से देखे होंगे तो आपका एक भी क्वेश्चन 1-2-3 बार इसको देखिएगा इस वीडियो को, तो याद हो जाएंगे। एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया रहेगा। पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।